हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनी प्राइड ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है और उस टॉपिक का नाम है वाटर पोल्यूशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हवा, पानी ये तो ऐसे इनिशियल चीज़ होती हैं कि हमारे जीवन को शुरुआत करने के लिए इन कंपोनेंट का होना चाहिए। इस नाते हम इनको इसेंशियल कंपोनेंट भी कहते हैं। लेकिन रीज़न क्या है कि इंसान के कुछ लालच, कुछ उनके विवेकपूर्ण कार्यों पे जो प्रश्न लगाता, कुछ ऐसे कर्म जो ऐसे कुछ किए जा सकते हैं कि जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा हो, गंदा हो रहा हो। तो उन्हीं के कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की हम लोग आज चर्चा भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वाटर पोल्यूशंस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर वाटर पोल्यूशंस क्या होता है। तो देखिए, जैसे तो पोल्यूशन नाम ही है कंटामिनेशंस का। जहाँ कहीं पर भी बच्चों अगर पोल्यूशन वर्ड आ जाता है तो आप कंटामिनेशन कहिए। तो सीधे कहिए कंटामिनेशंस ऑफ सब्सटेंस इनटू वाटर। पानी में किसी प्रकार की अशुद्धि या दूषित पानी को दूषित करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफिनीशन को थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइज किया जाए, थोड़ा सा और बड़े लेवल का बनाया जाए। तो देखिए, बताया गया था कंटामिनेशंस ऑफ वाटर विथ हार्मफुल, नुकसानदायक, अनवांटेड, ऐसा चीज जिसको हमारे शरीर की आवश्यकता न हो, लाइक डोमेस्टिक सीवेज। जाहिर सी बात है, आप अपने बॉडी में डोमेस्टिक सीवेज को नहीं रखना चाहेंगे, टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट को नहीं रखना चाहेंगे, केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स को नहीं रखना चाहेंगे। तो ये सब सारे चीज़, जैसी बात है, हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो भी पानी में जाता है। हम इंडस्ट्रियल वेस्ट यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कानपुर की फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा गंगा जी में जाके मिलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। डोमेस्टिक सीवेज वो तो छोड़िए, आपके घरों में जो डिटर्जेंट से, जो सर्फ से जो आप कपड़े धुलते हैं और वो सब धुल करके कहाँ जाता है? धीरे नाली में, नाली से बड़े नाली में, बड़े नाली से वो आपके घर की नदियों में जाता है। तो ये सब अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस जो आपके पानी को कंटामिनेट करते हैं, गंदा करते हैं, ऐसे इस पूरे प्रोसेस को, या ये पानी में जो इस प्रकार की इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशंस कहते हैं। तो अब ये वाटर पोल्यूशंस के और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? तो देखिए, काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की। हम सभी को पता है कि आखिर वो कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं। जैसे आपने कानपुर की चमड़ा फैक्ट्रियों की बात करें तो चमड़े में जो रेजिन्स होते हैं जिनसे चमड़ों को कलर किया जाता है, इवन हॉट वाटर, लो वाटर यानी कोल्ड वाटर, इन सबको डाला जाता है। लेकिन इसके अलावा भी फैक्ट्रियों में बहुत सारे सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जैसे मरकरी। ये मरकरी एक्चुअल में जहाँ पर गोल्ड फैक्ट्रीज होती है तो वहाँ पे से वेस्ट के रूप में मरकरी निकलता है। और आप सभी जानते हैं ये मरकरी पानी में मिलता है, और इस मरकरी युक्त पानी को जब मछली इनहेल करती है तो ये मरकरी उसके गलफड़ों में फंस जाती है और फिर वो मछली पॉइजनस हो जाती है, और फिर वो उसी को पकड़ करके हमारे फिश मार्केट में लाके बेचा जाता है। और इस कंटामिनेटेड मछली को खाने वाले लोगों को एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम लोग मिनीमाटा डिजीज़ कहते हैं। उसी तरह से लेड है, और लेड तो सबसे ज़्यादा पॉइजनस है। ये लेड वो चीज़ होती है जो बंदूक की गोली में लगा करके मारा जाता है, जिसकी वजह से सड़न पैदा होता है। तो सोचिए, अगर वो लेड ऐसे फूड चेन से होते हुए आपकी बॉडी में एंटर किया तो क्या काज करेगा? कैडमियम कैंसर काज करता है सीधे सीधे। उसके अलावा भी फैक्ट्रियों से निकलने वाले पेंट, टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सभी हमारे पानी को क्या करते हैं? गंदा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि डोमेस्टिक सीवेज। तो हम अपने इस इन्वायरमेंट को गंदा करने के लिए केवल हम फैक्ट्रियों को दोष नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं इसके लिए हम और आप भी जिम्मेदार हैं। कैसे? हम सभी देखते होंगे कि हम अपने घरों से निकलने वाले जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको यत्र तत्र फेंक देते हैं। कुछ बड़े ही गैर जिम्मेदारी की तरह से घर के बाहर फेंक दिया जाता है, कुछ पानी में फेंक दिया जाता है। तो वो जो जिसको पानी में फेंका जाता है वो क्या क्या होता है? किचन वेस्ट। आपके किचन से निकलने वाला, मम्मी लोग बर्तन धोती हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, वो डिटर्जेंट कहाँ जाता है? पानी में घुल के जाता है। उसके अलावा टॉयलेट वेस्ट, आपने देखा होगा, आपने टॉयलेट को साफ करने के तमाम कंपनियों के ब्रांडों के फिनाइल और
क्लीनर्स यूज करते हैं, वो सब बहुत ही खतरनाक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो भी धीरे धीरे कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा। उसके अलावा डिटर्जेंट, इंसान को आजकल कपड़े बहुत साफ चाहिए और कपड़े साफ करने के लिए वो डिटर्जेंट की अच्छे से अच्छी कीमत भी चुकाते हैं। और आप सभी जानते हैं जिन डिटर्जेंट में, और डिटर्जेंट की कपड़ा साफ करने की काबिलियत इस बात से देखी जाती है कि उसके अंदर कितना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन हो। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन होगा उतना अच्छा वो कपड़ा साफ करेगा, और जितना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन होता है उतना ही अधिक कैंसर काज होता है। तो इस नाते ये भी हम लोग डाल देते हैं, नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी। तीसरा है एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब आप कहेंगे सर एग्रीकल्चर में क्या वेस्ट निकलता है? भाई बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स। आप सभी को जानते हैं सबसे कॉमन पेस्टिसाइड है DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। हम लोग DDT यूज करते हैं, कुछ पेस्टिसाइड है, कुछ वीडिसाइड्स हैं। तो इन सबको जो हम लोग यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। मतलब ये आपके साइकिल माने आपके जियो साइकिल में जा करके ये अपने कंपोनेंट में डिग्रेड नहीं होते हैं, और जब डिग्रेड नहीं होगा तो ये एज इट इज़ ही नेचर में पड़ा रहेगा, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट बॉडी में स्टोर होगा, और प्लांट फिर जब उसको फ्रूट्स बनाएंगे तो वो फिर कहाँ आएगा, हमारे फैक्ट्रियों, हमारे फूड मार्केट में आएंगे, और जब फूड मार्केट से हम तो खरीद करके घर ले आएंगे तो हम वही पेस्टिसाइड फिर से रिटर्न होकर के खा रहे हैं। दैट इज पेस्टिसाइड्स। और ये हमारे बॉडी में क्या काज करता है, कैंसर काज करता है। दूसरा है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स हमारे पानी के कंटामिनेशन का सबसे मेजर रोल प्ले करता है। कैसे? हम सभी जानते हैं आजकल हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और फर्टिलाइजर प्लांट के ग्रो करने के लिए सबसे जरूरी, बिल्कुल सही कहा, प्लांट के ग्रो करने के लिए। तो पानी में भी तो प्लांट होते हैं। पानी में कौन सा प्लांट हो जाता है? एल्गीज, ब्लू ग्रीन एल्गीज। और जाहिर सी बात है जैसे ही ये फर्टिलाइजर पानी में मिक्स होता है तो पानी में चाहे पॉन्ड्स हो, लेक्स हो, आपके घर के बाहर की नालियाँ हों, तो उन नालियों में जब फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ जाती है तो उनको खाने के लिए एल्गीज आते हैं, और एल्गीज ही बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। और जब पानी में एल्गीज का ग्रो होता है तो एल्गीज पूरे पानी के सरफेस पे क्या छा जाते हैं, और जब छा जाते हैं तो वो सनलाइट का पानी के नीचे कट ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी के नीचे जो रहने वाले प्लैंक्टॉन्स होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं, जो ग्रीन एल्गीज होती हैं, उनको वो सूरज की रोशनी नहीं मिलती, जिसकी वजह से अब उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है सारी मछलियाँ मर जाती हैं। आपने सुना होगा कि कानपुर के नाले की किसी मछली में हजारों मछलियाँ मरी पाई गई, वो और कुछ किसी वजह से नहीं बच्चों, बल्कि वो इसी कंटामिनेशन की वजह से मर जाती हैं। और चौथा है ऑयल स्पॉइलेज। इसके लिए भी केवल और केवल जिम्मेदार, बताइए, ये भी इंसान काज करता है, ये भी इंसान काज करता है, ये भी इंसान काज करता है, और ऑयल स्पॉइलेज भी काज करता है। आप कहेंगे सर ऑयल स्पॉइलेज क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा हम लोग अपना तेल कहाँ से लाते हैं? अरब कंट्रीज से लाते हैं, कोलंबिया से लाते हैं। तो जब हम यहाँ से तेल लाते हैं तो तेल यहाँ से कैसे भर के आते हैं? यहाँ से तेल आते हैं बड़े बड़े तेल के टैंकरों में, पानी वाले जहाज से आते हैं, और जब वहाँ से आते कभी कभार होता है कि दो तेल के टैंकर भी आपस में लड़ जाते हैं, या फिर तेल भरते समय, तेल निकालते समय वो जो ऑयल होता है कहाँ चला जाता है? समुद्र में चला जाता है। अब जिसकी वजह से समुद्री जीवन क्या हो जाता है? मरना शुरू कर देते हैं, और लेकिन उतना बड़ा समुद्र क्या होता है? कंटामिनेट हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑयल स्पाइल्स। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन के बारे में स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले ये तो जानना होगा कि तो बहुत पता चल गया कि अगर हमारा वाटर बॉडी जो सोर्स ऑफ लाइफ है, अगर उसी वही कंटामिनेट हो जाता है तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता ही पड़ता है। तो अब देखते हैं वो कौन कौन सा इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो सबसे पहले हुआ कि आप इंसानों के हेल्थ पर इसकी स्टडीज देख लीजिए। तो देखिए जब पानी कंटामिनेट होता है तो पानी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो इंसानों के बॉडी के अंदर होने लगती हैं। जैसे कॉलरा, नाम सुना ही होगा, बैक्टीरियल डिजीज द्वारा होता है, विब्रियो कॉलरी से। तो जाहिर सी बात है जो पानी कंटामिनेट होगा उसके अंदर ये आ जाएगा। डिसेंट्रीज पानी से होने वाली बीमारियां हैं, टाइफाइड पानी से होने वाली बीमारियां हैं, जॉइंटिस पानी से होने वाली बीमारियां, और डायरिया भी, ये सभी के सभी पानी से होने वाली बीमारियां। यानी अगर कोई भी पर्सन ऐसे इन्फेक्टेड पानी को पीता है तो वहाँ से ये बीमारी उन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या तो सीधे ट्रांसमिट हो सकती हैं, और ये इंसान को सीधे तौर पे क्या कर देती है? बीमार बना देती है। उसके बाद एक अलग टाइप का
प्रोनाउंसिएशन आता है यूट्रोफिकेशन, है ये बहुत इम्पॉर्टेंट। यूट्रोफिकेशन ये आपके हाई स्कूल लेवल से लेकर के इंटर लेवल से लेकर के इवन कंपटीशन लेवल में भी ये बार बार पूछा जाता है। कौन सा टर्म है? यूट्रोफिकेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि यूट्रोफिकेशन होता क्या है। तो देखिए यूट्रोफिकेशन हम सभी जानते हैं, हम अपने घरों से निकलने वाले जितने भी हाउस होल्ड वेस्ट प्रोडक्ट और खेतों से निकलने वाले जितने भी फर्टिलाइजर वेस्ट प्रोडक्ट सब धुल धुल करके कहाँ जाते हैं? पानी के अंदर, नदी नालों, पोखरे, तालाबों में जाते हैं। और जब ये वहाँ पर इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो चूँकि फर्टिलाइजर्स हैं और आपके घरों से निकलने वाले न्यूट्रिटिव मटेरियल्स हैं, तो इन सबको खाने के लिए प्लैंक्टॉन्स बहुत तेज़ी से आने लगते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स का एक मोटा सा लेयर आ जाता है। और जो मोटा सा लेयर आ जाता है तो वो सूरज की रोशनी को अंदर जाने से रोक देता है, और जब सूरज की रोशनी पानी के नीचे वाले सरफेस पे नहीं पहुंचेगी तो नीचे के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे मछलियां हैं, मछलियों में उनके साथ रहने वाले दूसरे भी क्रैब्स वगैरह हैं, तो इन सभी को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सब क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। तो वही बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखा है इंक्रीमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट, सीधे सीधे किसका न्यूट्रिएंट कर रहा है? इंक्रीमेंट कर रहा है न्यूट्रिएंट इनटू द वाटर बॉडीज दैट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एल्गी, जो किसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है? एल्गीज के। एंड एक्वेटिक प्लांट, एल्गीज तो छोड़िए, और पानी के अंदर और भी एक्वेटिक प्लांट, जैसे आपने जलकुंभी वगैरह देखा होगा, उनकी ग्रोथ को क्या करता है? प्रमोट करता है। दैट मे रिजल्ट्स द डिक्रीजेज द, ये उसका रिजल्ट होता है क्या? रिजल्ट्स डिक्रीजेज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, और ये पानी से घुली हुई ऑक्सीजन को क्या कर देते? कम कर देते। और पानी से ऑक्सीजन कम कर देने का मतलब सिंपल सी बात है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 23% या 21% है, हम ऑक्सीजन के परसेंटेज केवल 19% कर दे, तो अभी देखिए लोग कैसे मरना शुरू कर देते हैं। तो सोचिए पानी में भी वही हाल होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशंस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा जो टॉपिक आता है बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन, तो अब आप कहेंगे सर अगर आपको पानी नॉर्मल गंदा दिया जाए तो आप कैसे कहेंगे सर इस पानी के अंदर पानी की ऑक्सीजन की कमी है? तो देखिए बच्चों, आप जब घर से बाहर निकलते होंगे तो आपने घर के बाहर बहुत सारे नाले नालियाँ देखे होंगे, और नालियों के ऊपर बहुत मोटे मोटे काली काली काइयाँ देखी होंगी, और उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े बबल्स निकले होते हैं। तो अगर ऐसे पानी देखें तो वो पानी मान जाइए कि वो उस पानी में क्या है? ऑक्सीजन की कमी है। और दूसरा वो बबल इस बात को इंडिकेट करता है कि वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? यूट्रोफिकेशंस का। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं बायोमैग्निफिकेशंस। बायोमैग्निफिकेशन भी इसी तरह का एक रिजल्ट है। इसमें रिजल्ट ये होता है, जैसे मैंने कह दिया डीडीटी आपने पानी में आपका घुला हुआ, और मान लिया वो मछली किसी डीडीटी वाले प्लांट को खाती है, या फिर डीडीटी ही सीधे उसके बॉडी के अंदर चला जाता है, फिर वो मछली मार्केट में जाती है, तो मछली को लोग इंसान खरीद के खाते हैं, फिर वो डीडीटी कहाँ जाती है? इंसानों के बॉडी में। तो देखिए जब तक इंसान के बॉडी के अंदर रेजिस्टिविटी पावर बहुत अधिक है तो तब तक वो उसको कोई इफेक्ट नहीं दिखाती, लेकिन जैसे आदमी 40 ईयर्स के बाद होता है तो उसकी इम्यूनिटी वीक होने लगती है, और जब इम्यूनिटी वीक होने लगती है तो ये सब जो इफेक्ट्स हैं ये प्रोमिनेंट होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू कर देते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन तो ये लिखा था इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड का बॉडी इनटू द ऑर्गेनिज्म, यानी इंसानों की बॉडी या ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इकट्ठा होना, ये और वो भी कैसे आए? ये फूड चेन के थ्रू आए। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चे खुश भी हो रहेंगे कि सर जो मछली खाते हैं वहीं से इंसेक्टिसाइड आएगा, क्या जो प्लांट खाएंगे उनकी बॉडी से नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आपने देखिए सर कि जब किसान खेतों में डीडीटी का छिड़काव करता है, कीड़े मारने वाली दवाओं का छिड़काव करता है, तो क्या सारी दवाएं घुल घुल करके पानी में चली जाती हैं? क्या कुछ मिट्टी में नहीं रुकती हैं? तो जैसे जो कुछ मिट्टी में रखती हैं तो उस मिट्टी से वो जड़ में चली जाती हैं, और जड़ में चली जाती हैं तो जड़ उस प्लांट को एब्जॉर्ब करता है और वो प्लांट के फूड में आ जाता है, और जब प्लांट के फूड में आ जाता है तो वही ग्रेन्स के रूप में हमारे और आपके घरों में आ जाता है। अगर आपको पता हो तो 2029 में सऊदी अरेबिया ने भारत के अरबों टन बासमती चावल को खरीदने से मना कर दिया था, या फिर जो बासमती चावल गया था उसका पेमेंट नहीं किया था, लाखों करोड़ रुपए। रीज़न ये था कि जिस बासमती चावल को वो सऊदी अरेबिया में बेचा गया था वहाँ पर उनके चावल में डीडीटी की मात्रा नॉर्मल लेवल से 3 गुना ज़्यादा पाई गई थी, जिसकी वजह से डीडीटी ने सऊदी अरेबिया ने उसका पेमेंट ही नहीं किया। तो रीज़न यही है।
कि सऊदी अरेबिया मारी है गोली, किसी भी कंट्रीज़ की बात करें, हम लोग DDT का छिड़काव बहुत जम के करते हैं ताकि हमारी फसल की पैदावार बहुत अधिक हो। किसान इसी लालच में रहते हैं और यही वजह है कि हमारे और आपके घरों में अब हर उस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं 1 ग्राम से कम DDT की मात्रा हर किसी व्यक्ति के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का लास्ट और अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है वाटर फिल्ट्रेशन, या हम लोग कह सकते हैं कि वाटर को फिल्ट्रेट कैसे करते हैं, जो हम लोग नॉर्मल पीने का पानी यूज करते हैं, या फिर हमारे घरों में जो सप्लाई वाला पानी आता है वो पानी कैसे फिल्टर होता है। तो इस फिनोमिना का नाम है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसको हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू फिल्ट्रेट करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कुल कितने स्टेप्स होते हैं। तो पहला है सेडिमेंटेशन, दूसरा है लोडिंग, तीसरा है फिल्ट्रेशन, चौथा है क्लोरीनेशन और पांचवा है स्टोरेज। तो उसी प्रकार से कुल 5 टैंक बनाए जाते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो देखिए 5 में सबसे पहला नाम क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक। तो यहाँ पर एक सेडिमेंटेशन टैंक लगाया जाता है, बहुत बड़ा टैंक लगाया जाता है और उस टैंक में सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपके घर के बगल कोई नदी बह रही है, तो उस नदी में एक पाइप डाल करके मोटर से उस पानी को एक्सट्रैक्ट करके बड़े से टैंक में भर लिया जाता है और उसी टैंक को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। अब क्वेश्चन ये होता है कि उसको सेडिमेंटेशन टैंक क्यों कहते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं पानी में बहुत सारे सॉलिड इम्प्योरिटीज़ भरी होती हैं। तो जब पानी में बहुत ज़्यादा सॉलिड इम्प्योरिटी भरी होती हैं, लेकिन अगर आप उस पानी को थोड़ी देर के लिए अनटच छोड़ दें और उसे कोई डिस्टर्ब न करे, तो देखेंगे धीरे धीरे जितने भी सॉलिड इम्प्योरिटी होती है, धूल मिट्टी की गंदगी जो होती है, वो धीरे धीरे कहाँ बैठ जाती है, पेदी में बैठ जाती है और पानी क्लियर हो जाता है। तो इस नाते इस टैंकों को हम लोग भी सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं और यहाँ पर भी यही प्रोसेस किया जाता है कि जो पानी नदियों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस पानी को 6 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, 6 घंटे तक। और ये बना हुआ ये सब मोटर है, मोटर पंप। तो ये मैंने मोटर पंप बंद कर दिया, अब 6 घंटे तक जो पूरा पानी है वो रुका रहेगा। 6 घंटे जब कोई पानी रुका रहता है तो सारे पानी में जो कचरा होता है वो उसकी पेदी में बैठ जाता है, इम्प्योरिटी डस्ट, और फिर यहाँ से उसको अगले चैम्बर के लिए क्या कर लिया जाता है, ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। जब उसको अगले चैम्बर में ट्रांसफ़र करता है तो उस अगले चैम्बर का नाम है लोडिंग टैंक। दैट टैंक इज नोन एज द लोडिंग टैंक। एंड in this tank we are loaded the alum on applying with the water। मतलब हम जो सेडिमेंटेशन टैंक से लेते हैं उसमें जाहिर सी बात है सॉलिड इम्प्योरिटी भले ना हो, लेकिन बहुत सारे डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होते हैं जो हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। तो जब डिजॉल्व इम्प्योरिटी और नेकेड आई से नहीं दिखाई देती हैं तो उनको पकड़ने का एक ही तरीका है कि यू आर एडेड द एलम, आप उसमें फिटकरी ऐड कर दीजिए। तो फिटकरी की खासियत होती है कि फिटकरी जो होती है पोटेशियम और एल्युमिनियम के सिलिकेट्स में एल्यूमिनेट और सल्फेट में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। और जब ये डिसोसिएट हो जाते हैं तो फिटकरी क्या कहता है, जितनी भी इम्प्योरिटी जो डिजॉल्व है उन सबको पकड़ के उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ा देता है और जिसकी वजह से वो भी कहाँ बैठ जाते हैं, उसके पेदे में बैठ जाते हैं। तो ये जो न दिखाई देने वाली इम्प्योरिटी है, इतना पानी हमेशा गाढ़ा और खारा रहेगा, तो ये डस्ट और इम्प्योरिटी होती है। तो उस इम्प्योरिटी के करीब 1 फीट ऊपर एक होल बनाया जाता है और वहाँ से एक मोटर को सप्लाई दे करके उसको मोटर पंप द्वारा उसको हम लोग दूसरे चैम्बर में उस पानी को खींच लेते हैं। जब दूसरे चैम्बर में पानी को खींचते हैं तो दूसरे चैम्बर का नाम क्या, फिल्ट्रेशन टैंक। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन टैंक जो होते हैं बनाए जाते हैं वो थोड़े उल्टे बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, उल्टे। कैसे बनाए जाते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए सबसे पहले नीचे रखा जाता है पैबल्स या ग्रेवल्स रखे जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं जो पानियों जो पाए जाते हैं पत्थर, उन पत्थरों को रखा जाता है और उन पत्थरों के ऊपर मोटे वाले बालू रखे जाते हैं जिसको हम लोग मोरंग बालू कहते हैं। और फिर मोरंग बालू की 1 फीट मोटी परत के बाद उसके ऊपर 1 फीट मोटी महीन बालू लगाई जाती है और फिर महीन बालू के ऊपर 2 फीट मोटा क्या लगा जाते हैं, चारकोल बेड लगाते हैं। चारकोल मतलब कोयले का बेड लगाते हैं और इसी कोयले को आपके फेयर एंड लवली में कहते हैं एक्टिवेटेड कार्बन। तो वो सब यहाँ पर एक लेयर के रूप में लगा दिया जाता है। अब जब इस मोटर को ऑन किया जाता है तो मोटर पहले निचला लेवल भरता है और जब निचला लेवल भरता है तो धीरे धीरे वो तमाम होल से होते हुए वो चारकोल लेवल को क्रॉस करता और पहुँच जाता है अपर लेयर में। तो याद कर देखिए चारकोल जो होते हैं वो बहुत ही एक्टिव, ये सब क्या करते हैं, सैंड और ग्रेवल जो न दिखाई देने वाली इम्प्योरिटीज होती है उसको पकड़ करते हैं। लेकिन जो चारकोल होता है ये एक्टिवेटेड कार्बन होने की वजह से इसकी वैलेंसी सब फ्री होती है और किसी भी प्रकार की पानी के अतिरिक्त अगर किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी रखता है तो उन सबको अरेस्ट करके
बाकी सारे पानी को ऊपर जाने देता। अब जो पानी यहाँ था, यहाँ पर हम ये पानी प्योर होता है, लेकिन पूरी तरह से 100% प्योर नहीं, तो इसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं। तो वायरस और बैक्टीरिया को किल करने के लिए अगले चैम्बर में उसको इंटर करते हैं, इसका नाम है क्लोरीनेशन टैंक। और क्लोरीन हम सब जानते हैं, क्लोरीन या ओजोन गैस, अमूमन तौर पर उसको लोग उसमें ओजोन गैस डालते हैं। तो ये ओजोन गैस की खासियत होती है कि अगर, क्योंकि क्लोरीन गैस की बदबू होती है, इस नाते अब हम लोग क्लोरीन नहीं बल्कि ओजोन गैस डालते हैं। तो जब हम इसके अंदर इस क्लोरीनेशन टैंक में डालते हैं तो इसके अंदर ओजोन गैस को फ्लो करते हैं। ओजोन गैस की खासियत होती है कि अगर कोई भी वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उनको मार देता है, वो मर जाएंगे लेकिन वो उसके बचेंगे नहीं। और फिर उसके बाद इस पानी को एक मोटर पंप द्वारा एक वाटर हेड टैंक में चढ़ा दिया जाता है। आपने देखा होगा, आपके जिस जिले में, जिस नगर में आप रहते होंगे, वहाँ पर देखिए बड़ा पानी का टैंक होता होगा। तो उस पानी टैंक में जब वो पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर जब वो ऑन करते हैं तो वही पानी आपके घरों के अंदर क्या होता है, सप्लाई होता है। तो बच्चों, ये रहा हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो आपको हम लोगों का ये साइंस वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।